बोल इंडिया, आजाद हैं। दोस्तों, मुफ्ती सलमान अजहरी, हल्द्वानी दंगा और उसके बाद असम के अंदर मुस्लिम मैरिज एक्ट को खत्म करना और उत्तराखंड में यूसीसी के लेकर नए सिरे से काम शुरू कर देना, ये तमाम काम लगातार आप ये सोच रहे होंगे कि चुनावों को लेकर है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सिर्फ काम किए जा रहे हैं मुस्लिम विरोध में, और ये काम अब से नहीं हो रहे, बल्कि ये तब से किए जा रहे हैं जब से भारतीय जनता पार्टी अलग अलग राज्यों में सत्ता में रही। ये संयोग तो नहीं हो सकता, ये वाकई प्रयोग है कि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है या जहां जहां पुलिस और गृह विभाग भारतीय जनता पार्टी के काबू में है, वहां वहां मुसलमानों के साथ कुछ ऐसा ही किया जा रहा है। आज मैं एक ऐसी रिपोर्ट आपके सामने लेकर आया हूं जिसे देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि कैसे चुनाव हो या ना हो, मुसलमानों के खिलाफ कदम उठाने से ये लोग हिचकते नहीं है। क्योंकि मसला सिर्फ मुफ्ती सलमान अजहरी का नहीं है, मसला है उन तमाम मुसलमानों का जो 10-10, 20-20 साल तक जेल के अंदर रहते हैं, और आखिरकार कोर्ट बताती है 20 साल बाद कि सारे के सारे निर्दोष हैं और इनकी तादाद 150 के करीब है। जी हां, इन तमाम मुसलमानों की कहानी जब इनकी जुबानी आप सुनेंगे तो समझ जाएंगे कि आगे जाकर मुफ्ती सलमान अजहरी के साथ क्या होने जा रहा है। समझ जाएंगे उमर खालिद जो लंबे वक्त से जेल की सलाखों के पीछे हैं, उनके साथ क्या होने जा रहा है और क्या होने जा रहा है हल्द्वानी में दंगा पीड़ितों के साथ। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं बोल इंडिया। आज की एक खबर और आज की ये रिपोर्ट सबसे ज्यादा जरूरी हो जाती है दोस्तों, इसे बहुत गौर से देखिएगा, एक क्रोनोलॉजी समझिएगा, और ये समझते ही आपके दिमाग में, जहन में बैठ जाएगा कि आगे जाकर मुसलमानों के साथ क्या करने की योजना बनाई जा रही है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि सबसे पहले मैं बात करूंगा उन 127 मुसलमानों की जिन्हें 20 साल बाद रिहा किया गया, बाइज्जत बरी किया गया। बताया गया कि जो मसले और जो आरोप और जो धाराएं इनके ऊपर लगाई गई थी, ये सारी की सारी गलत थी, और ये बात किसी और ने नहीं बल्कि कोर्ट ने कही। लेकिन सवाल उठने लगा है कि इन 20 सालों से जो 127 मुसलमान झेल रहे थे, कभी जेल में जाना, जमानत, उसके बाद घर छूट जाना, परिवार छूट जाना, नौकरी छूट जाना, अच्छे खासे पेशेवर होते हुए भी इनको बहुत हल्के काम करना, रेहड़ी पट्टी लगाना, ये सब तमाम काम क्यों करने पड़े? क्या मुसलमानों की जिंदगी खराब करने के लिए ये सब किया गया था? क्या इन्हें प्रताड़ित करने के लिए किया गया था? आज इस रिपोर्ट में आपको दिखेगा। सबसे पहले आप द प्रिंट की एक खबर पढ़िएगा। इसमें बताया गुजरात में 2001 से आतंकवादी होने का कलंक झेल रहे 127 मुसलमानों ने कहा बीते हुए साल और सम्मान कौन लौटाएगा। इसकी थोड़ी सी कहानी मैं आपको पहले पढ़कर बताता हूं। इसमें लिखा है कि 2001 के दिसंबर रफीक अहमद राफिद शेख जो 31 वर्ष के ऑटोमोबाइल इंजीनियर थे, जिन्होंने कुछ समय पहले ही अपनी खुद की वर्कशॉप शुरू की थी, जो तब केवल 20 साल के थे, साकिब अहमद फारूकी मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन में डिग्री हासिल करने के बाद पहली नौकरी पाने वालों में थे। सूरत में एक सेमिनार होती है, उसमें शिरकत करते हैं जहां मुस्लिम समुदाय के तमाम लोग मौजूद होते हैं। चर्चा चल रही थी। उसी दौरान 28 दिसंबर यानी 2001 को एक घटनाक्रम होता है, इन्हें पकड़ लिया जाता है और 20 साल तक जेल के अंदर रहते हैं, अलग अलग तरीके से। कभी जेल में रहना, कभी जमानत पर, लिखा भी है जेल में रहे, जमानत पर छूटे, इनके घर छूटे, नौकरियां छूटी, और अब ये रोजी रोटी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। सोचिए, इतनी अव्वल दर्जे की डिग्रियां पाने वाले, अच्छी खासी नौकरी करने वाले जब एक सेमिनार में जमा हो जाते हैं तो इन पर आरोप लगा दिया जाता है कि सिमी के टच में थे और इसीलिए इनके खिलाफ कार्रवाई की गई। इसमें पढ़िए क्या लिखा हुआ है। शेख और फारूकी भी हैं इसमें। शेख और फारूकी समेत 127 मुसलमान सूरत में अखिल भारतीय अल्पसंख्यक शिक्षा बोर्ड आयोजित सेमिनार में शिरकत कर रहे थे। जब पुलिस ने वहां पहुंची और वहां देखा तो जो दिखा उसे गिरफ्तार कर लिया। सभी 12 लोगों पर स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया यानी सिमी के सदस्य होने का आरोप लगाया, और पुलिस ने दावा किया कि वो जमावड़ा दरअसल अधिक सिमी सदस्यों की भर्ती के लिए था। उन सभी पर गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। ये आरोप 20 साल तक लगे रहे, और जब 6 मार्च 2021 को सूरत की एक अदालत ने सभी 127 आरोपियों को इन आरोपों से बरी नहीं कर दिया। यानी अब आप मानकर चलिए कि आसान है बहुत कि जो इस्लाम परस्त लोग हैं, जो जालीदार टोपी लगाते हैं, जो दाढ़ी रखते हैं, उनको आराम से आप सिमी का सदस्य बता सकते हैं, आईएसआईएस से कनेक्ट बता सकते हैं, आईएसआई से कनेक्ट बता सकते हैं, पाकिस्तान से फंडेड बता सकते हैं। मतलब बहुत आसान है मुसलमानों को आतंकवादी घोषित करना, जेल की सलाखों के पीछे रखना, उनकी जिंदगियों को बर्बाद करना। उनके लिए कोई रोने नहीं आएगा, क्योंकि पहले से ही माहौल ऐसा क्रिएट किया जाने लगा है कि मुसलमान मतलब आतंकवादी। ये बहुत आसान है। वो बात बहुत बड़ी बात है कि कोर्ट की तरफ से जब इस तरह का फैसला लिया गया, वो भी 20 साल बाद, 20 साल बाद यह फैसला लिया गया कि 127 लोगों के खिलाफ कोई मामला नहीं बनता। लेकिन सवाल उठता है इन 20 सालों में जो कुछ बदल गया है उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्योंकि ये काम
तभी नहीं किया जा रहा था, अब भी किया जा रहा है। मैं एक और पूरा मसला बता देता हूं। उमर खालिद, आपको मालूम होगा ब्राइट स्टूडेंट, जेएनयू के बहुत ब्राइट स्टूडेंट हैं, उन पर दिल्ली दंगे में शामिल होने के आरोप लगाए गए। और अब देखिए हालात क्या है कि वो लगातार 2020 से जेल के अंदर है, यानी तकरीबन 4 साल होने जा रहे हैं जेल के अंदर है। मैं उन तमाम हिंदुवादी संगठन के लोगों से के बारे में भी पूछना चाहता हूं जो इस तरह के भड़काऊ भाषण देते हैं। तमाम चीजें होती हैं, लेकिन क्या उसके बावजूद इतने लंबे वक्त तक वो जेल की सलाखों के पीछे रहते हैं? बात सिर्फ आज मैं पुलिस की नहीं कर रहा हूं, मैं इस देश की न्यायिक व्यवस्था के बारे में बात करना चाहता हूं कि क्या वाकई न्यायिक व्यवस्था भी जो कानून के तहत गिरफ्तार किए गए, अलग अलग धाराओं में गिरफ्तार किए गए, और अगर वो मुसलमान हैं तो उनके ट्रायल को लेकर इतनी देर क्यों होती? क्योंकि उमर खालिद एक बहुत जीता जागता उदाहरण है। लंबे समय से आप सुन रहे होंगे उमर खालिद जेल के अंदर आएंगे, कई वीडियो सामने आती हैं जब वो अपनी पेशी पर आते हैं, लेकिन कभी उनकी रिहाई की कोई खबर निकल कर नहीं आती। और आप जानते हैं उमर खालिद को क्या करना पड़ा? उन्होंने वाकई सरेंडर कर दिया है। इस बात को लेकर उन्हें अब उम्मीद नहीं रही कि वो बाहर आ पाएंगे। सवाल यह कि क्या इनके साथ भी वही 127 मुसलमानों की तरह होगा कि 20 साल तक ये इसी तरह से दंश झेलते रहेंगे? क्यों, खबर पढ़िएगा। दैनिक जागरण में खबर छपी है, लिखा है उमर खालिद ने सुप्रीम कोर्ट से वापस ली जमानत याचिका। यह है कारण क्या है देखिएगा। बताया गया पूर्वी दिल्ली में साल 2020 में हुई दंगों की साजिश रचने के आरोप में यूएपीए और अन्य धाराओं में जेल में बंद जेएनयू के पूर्व छात्र और सामाजिक कार्यकर्ता उमर खालिद ने सुप्रीम कोर्ट से 14 फरवरी को अपनी जमानत याचिका वापस ले ली। मामले की सुनवाई करते हुए सर्वोच्च अदालत ने उसकी याचिका रद्द करते हुए वापस लेने की अनुमति दे दी है। मतलब वो क्यों वापस ले रहे हैं इसके बारे में भी गौर नहीं किया गया, किसी ने जानने की कोशिश नहीं की गई, क्योंकि ये याचिका लंबे वक्त से लगाई जा रही है। पिछले 3 से 4 सालों से वो व्यक्ति लगातार याचिका लगा रहे हैं, जमानत याचिका लगाई जा रही है, लेकिन नहीं, उन्हें जमानत नहीं मिल पा रही। जमानत इस दौर में उनको मिलती है जो मुसलमानों को गालियां देते हैं। ये बात मैं क्यों बार बार कह रहा हूं कि आप उठाकर गूगल करके देख ले। एक नाम हो तो मैं बताऊं, ढेरों नाम है कि आसानी से वो जेल में भी जाते हैं, फिर 24 घंटे में रिहा भी हो जाते हैं, फिर वो बाहर आके गंदगी उगलते हैं, फिर पुलिस की कार्रवाई होती है, फिर उनको पकड़ा जाता है, फिर वो जेल में जाते हैं, फिर वो 24 घंटे बाहर आ जाते हैं। ये तमाम चीजें हो रही हैं। लेकिन एक मुस्लिम व्यक्ति, एक मुस्लिम लड़का, मैं फिर कह रहा हूं, अव्वल दर्जे की पढ़ाई किए हुए ये लोग, इनमें सिर्फ आतंकवादी दिखता है क्योंकि उमर खालिद है, क्योंकि ये शेख है, क्योंकि ये आसिफ नाम है इनका। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं फिर आपको बता देता हूं। हाल ही में आपको याद होगा कि मुफ्ती सलमान अजहरी को गिरफ्तार किया गया। उनकी पूरी वीडियो सबके सामने आई, आपने भी देखी, मैंने भी देखी, हम सब लोगों ने देखी कि क्या उनके साथ हुआ, उन्होंने क्या बोला था और किसके संदर्भ में बोला था। लेकिन पहले जूनागढ़ में उनको गिरफ्तार किया गया, कोर्ट ने कहा नहीं जमानत मिलेगी। उसके बाद जैसे ही वो बाहर निकलते हैं फिर दूसरे जिले की पुलिस पकड़ लेती है, वहां से भी जमानत मिलती है, फिर तीसरे जिले की पकड़ लेती है, फिर वहां से मिलती है। जब तीसरे जिले ने मोडासा से उन्हें कोर्ट से जमानत मिलती है, उसके फौरन बाद ही जूनागढ़ के कलेक्टर उनके खिलाफ पासा एक्ट लगा देते हैं, जिसके तहत 3 महीने या 1 साल तक की सजा का प्रावधान है। क्या ये मुफ्ती सलमान अजहरी के साथ वही किया जाना है जो 127 मुसलमानों के साथ हो रहा है, उमर खालिद के साथ हो रहा है, हल्द्वानी दंगे में पीड़ित लोगों के साथ हो रहा है, नूह दंगा जो हुआ उसमें मुसलमानों के साथ हो रहा है? ये तमाम चीजें उनके साथ वही होनी है। क्योंकि शुरुआत में याद करिए, मैंने वीडियो की शुरुआत में एक सवाल आपसे पूछा था, यह वहीं क्यों होता है? और ये संयोग है या प्रयोग कि जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है या फिर जहां पर पुलिस और गृह विभाग भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में है, वहां मुसलमानों को टारगेट किया जाता है। और ये पूरी की पूरी रिपोर्ट देखकर आप समझ गए होंगे, ये बात सिर्फ चुनावों तक सीमित रहने वाली नहीं है। ये मसला है मुसलमानों से नफरत का, मुसलमानों से घिन करने का और मुसलमान विरोधियों का। नमस्कार। बोल इंडिया, आजाद हैं।